देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम चुनाव के पहले मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश में महिलाओं को लखपति बहना बनाने की घोषणा की झलक भी दिखी। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने टीवी पर पूरा बजट भाषण लाइव देखा। कमलनाथ जी ने कहा कि यह बजट नहीं सिर्फ एक झुंझुना है। वित्त मंत्री ने कहा मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख को नया रोजगार मिला है और 5 इंटीग्रेटेड एकता पार्क स्थापित किए जाएंगे। करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। हमने पारदर्शी, जवाबदेह, लोक केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन दिया है। देश में निवेश की स्थिति अच्छी है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट पर कहा कि यह विकसित भारत का बजट है। इसमें विकसित भारत की झलक देखने को मिलती है। और इसी विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भाजपा से हमारे साथ जुड़े हैं सत्येंद्र जैन चौधरी जी, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं संतोष सिंह परिहार जी, संयुक्त सचिव आप हमारे साथ जुड़ी है रईसा मलिक जी, यश भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं सपा प्रवक्ता, और अधिवक्ता तनुज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हैं वित्तीय सलाहकार। आप सभी का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से बजट पेश किया गया है, बहुत सारी चीजें दी गई है और बहुत सारी चीजों की उम्मीद रह गई है। वहीं कमलनाथ जी ने कहा है कि यह मात्र एक झुंझुना है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, ये बजट आया है, ये बजट विकसित भारत की संकल्पना को पूरित करने वाला है जी। और हमने देखिए चुनाव में भी हमें जाना है, आम चुनाव आने वाले हैं और ये अंतरिम बजट है। और उसके बाद भी हमने भारत के विकास से कोई समझौता नहीं किया। जो अधोसंरचना विकास का है, कैपेक्स जिसको कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसको हमने राशि को बढ़ाया। पिछले वर्ष वो 10 लाख करोड़ का बजट हुआ करता था, उस बजट को हमने बढ़ाया है 11.1%, मतलब 1,11,111 करोड़ रुपए, और उसमें अधिक का प्रावधान किया हुआ है। तो यह बहुत बड़ी बात है। और जिस प्रकार से आप देखिए पिछले 10 सालों में पहले जो बजट हुआ करता था ना, इतना ही 10-12 लाख करोड़ का ही बजट होता पूरे देश का, उतना बजट हमारे समय पे हमने उसको भारत के कैपिटल एक्सपेंडिचर में रखा हुआ है, कैपेक्स में रखा है, जिससे कि रोजगार मिलता है और हमारा भारत जो अधोसंरचना विकास होता है, रोजगार भी उससे बढ़ते हैं और 1 रुपये विकास में जाता है, लॉन्ग टर्म में 4 रुपए उसमें मिलता है, ऐसा अर्थशास्त्री बताते हैं। और हमने जो बजट है, इस बजट का परिमाप जो आकार है, जो 10-12 लाख करोड़ का समग्र हुआ करता था, वह आज परिमाप लगभग 50 लाख करोड़ हो गया है। 47.66 लाख करोड़ का बजट रखा है, लगभग 48 लाख करोड़ का। तो ये 10 साल के अंदर अंदर ही सोचिए आप, हमने जो है इसको 4 गुना बढ़ा दिया। आजादी के 65 साल में हमने जो है बजट 10-12 लाख करोड़ तक आया था। मैं ये नहीं कहता सबने प्रयास किया, लेकिन मोदी सरकार ने और धन का समुचित प्रबंधन करने की बात कही। कर संग्रह को भी हमने 3 गुने से ज्यादा टैक्स कलेक्शन भी बढ़ाया। तो ये बढ़ाने के कारण ये सफल है। उसका ही परिणाम है कि 4 गुना हमने बढ़ा दिया, एक्सपोनेंशियली या चरघात की या गुणात्मक वृद्धि हमने बजट में की है। और ये जो बजट है भारत का समावेशी बजट है। और जो हम 4 जातियां कहते हैं कि हमारे लिए गरीब, किसान, महिला और युवा, हमारे 4 स्तंभ में भारत के, उन 4 स्तंभों को सशक्त करने वाला, संपोषित करने वाला बजट है। जैसा आपने कहा कि 4 स्तंभ की आपने यहाँ बात करी और जैसा कि आपने बजट को डिफाइन किया है, वहीं जीतू पटवारी जी का कहना है कि पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी ने इस बजट में 4 झूठ बोले हैं। इस पर प्रकाश चाहूंगी संतोष सिंह जी परिहार से। देखिए धर्मिष्ठा जी, जो बजट है, बजट एकदम झुंझुना दिखा दिया है पूरे देश की जनता को। पूर्ण बहुमत की सरकार है, पूरे सांसद इनके हैं पूरे, इसके बाद भी अंतरिम बजट पेश कर रहे हैं जी। अब मध्य प्रदेश, पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गारंटी दी थी कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा जी, अभी आप उस हिसाब से 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, उसमें से 10% भी लोगों को नहीं मिला। किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी, दुगनी आय कितनी, दुगनी आय की जगह किसान जो है लागत इतनी ज्यादा हो रही है फसल के अंदर, उसको आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है किसान।
मध्यम वर्गीय परिवार को ऐसा लग रहा था कि इस बजट के अंदर कुछ ना कुछ जो है ऐसा मिलेगा जिससे जो है टैक्स में छूट मिलेगी, उसके अंदर कहीं कुछ नहीं है। ये तो क्या है कि उद्योगपतियों का, बड़े लोगों को जो प्रोत्साहित करने वाला बजट है। और आप इससे अंदाजा लगाइए ना कि हमारे देश के अंदर ये आंकड़ा है कि पूरे देश के अंदर 80 करोड़, ये कह रहे 25 करोड़ लोगों को इनने हम उससे बाहर निकाल दिया है गरीबी से। तो 25 करोड़ लोग वो हो गए और 80 करोड़ लोगों को ये अनाज दे रहे हैं, अनाज राशन दे रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाइए कि पूरे देश के अंदर स्थिति क्या है। तो ये केवल झुंझुना दिखाने वाला बजट है। पूरी तरीके से जो है आप ये बताइए ना कि इनकी कौन सी योजना है जो स्मार्ट सिटी पूरे देश के अंदर जो है हर जगह कहीं भी काम खत्म नहीं हुआ। 10 साल हो चुके हैं। अभी आप भोपाल में देखेंगे, हम तो भोपाल की बात करेंगे, पूरे काम बंद पड़े हुए हैं। तो क्या लूट खसोट पूरे देश के अंदर जो है त्राहिमाम हो रहा है। उसके अंदर कोई प्रकाश नहीं डाला गया। अत्याचार बजट जो है महिला रोजगार पे होना चाहिए। रोजगार के अंदर कितने लोग रोजगार मिला ये दिख ही रहा है आपको। तो केवल झुंझुना दिखा दिया जनता को कि जनता केवल झुंझुना हिलाते रहे और अपने करते रहे। बजट ऐसी उम्मीद थी धर्मिष्ठा जी कुछ जो है युवाओं को रोजगार को उन्होंने कहा चलो साहब 20 करोड़ लोगों को जो इनकी गारंटी थी कम से कम 50 लाख लोगों को रोजगार मिल जाता है, वो भी नहीं है। केवल हवाई की बात है। हम 15 साल में करेंगे। अरे 15 साल में क्या होगा क्या नहीं होगा दिख ही रहा है भाई। ये कह रहे हैं रेल बेच दिया, प्लेन बेच दिया, पूरा जो बचा खुचा जो है देश की संपदा और बेच देंगे और पूरे जो उद्योगपतियों के हाथ में दे देंगे। ये है बजट इनका। बजट में कोई एक आप मध्यम वर्गीय परिवार है उसको टैक्स में छूट मिलना चाहिए, जीएसटी का कुछ स्लैब कुछ कम करना चाहिए ताकि व्यापारियों को कुछ मिले। तो केवल कुछ नहीं, क्या राहत दी है इसके अंदर? केवल दिखावा है कि 15 साल में ये हो जाएगा। इनने ये बोला था कि स्मार्ट सिटी काम पूरे 5 साल में खत्म हो जाएंगे। 10 साल हो चुके, कहाँ खत्म है? हर जगह अधूरे पड़े हुए हैं। केवल लूटो और पूरे देश को जो है कर्जे में डालो। ये इनकी अर्थव्यवस्था है, पूरे दिख रहा है। और अर्थशास्त्री बैठे हुए ज्यादा अच्छे से बताएंगे। हम लोग तो राजनीतिक लोग हैं, जनता के सामने जो केवल लोक लुभावना बजट, दिखावा वाला बजट है। कोई इसमें ऐसी अंतिम राहत की क्या जरूरत है? ठीक है संतोष जी, पुनः आपके पास आऊंगी। यश भारती जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से बजट पर हम बात कर रहे हैं, आपकी भी राय जानना चाहूंगी कि बजट अनुरूप था या नहीं। देखिए, कोई भी सरकार हो, बजट जो है वो जनता के लिए लाया जाता है। और जनता के लिए अगर अच्छा बजट लाया जाता तो जनता के चेहरे पे खुशहाली दिखती। जो लगातार आंकड़े बताते हैं एनसीआरबी के कि जो आत्महत्या की बात है वो बढ़ती चली जा रही है, संख्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है। सरकार अपनी तरफ से तो कोई आंकड़े बताने को भी तैयार नहीं है, ना उस पर कोई रोकथाम करने की बात है। तो ये आत्महत्या की दौर बढ़ा क्यों है? ज्यादातर व्यापारी आत्महत्या कर रहा है। किसानों के लिए बात थी कि 2022 तक हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। आज हम 24 पे बात कर रहे हैं। कहाँ आय दुगनी हो गई? किस किसान की आय दुगनी कर दी भारतीय जनता पार्टी ने? इसी तरीके से बात थी कि हम 2022 से पहले तक हर व्यक्ति को मकान दे देंगे। किस व्यक्ति को? हर व्यक्ति को मकान मिल गया ये बात दावा करे। फिर गरीबी दूर कर देंगे तो 80 करोड़ लोगों को राशन बांटने लगे। आत्मनिर्भर बनाने की बात नहीं, तो ये तो निर्भर बनाने लगे लोगों को। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई योजना, कोई बजट, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई योजना, कहीं कोई योजना है नहीं। सब प्रभु राम भरोसे है। तो अगर प्रभु राम के ही हमको भरोसे रहना है तो ऐसी सरकार की किसी को आवश्यकता ही नहीं है। सरकार एक जिम्मेदार सरकार होनी चाहिए जो जिम्मेदारी समझे। और ये सरकार जो है लगता है वो केवल पूंजीपतियों की, इसीलिए उन्होंने टैक्स स्लैब में भी पूंजीपतियों को जरूर फायदा पहुंचाया है। जैसे लोन में भी पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया जाता है। आर्थिक गरीब को मजबूत बनाने की दिशा में कोई काम नहीं, किसानों को मजबूत बनाने की दिशा में कोई काम नहीं। केवल और केवल जनता को निर्भर बना दिया है पूरी तरीके से कि सरकार जो देगी, मुफ्त में राशन देने की बात करेगी तो मुफ्त में अगर कुछ मिल जाएगा। और ये मुफ्त के खिलाफ प्रधानमंत्री जी लगातार बोलते रहे हैं और अब मुफ्त पे ही निर्भर बना दिया है। बिल्कुल। यश जी पुनः आऊंगी आपके पास। रईसा मलिक जी आपके पास आऊंगी। आपको क्या लगता है बजट में और क्या बेहतर हो सकता था? बजट में बहुत कुछ बेहतर हो सकता था अगर मध्यम वर्ग को उसमें लिया जाता तो। उसमें मध्यम वर्ग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है और खासतौर से महिलाओं का तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखा गया। कहने के लिए तो महिलाओं को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मजबूत करने का इरादा इनका नहीं है बिल्कुल। अगर ये होता तो पिछले सालों में ही ये आरक्षण करके और अभी आरक्षण लागू कर दिया गया होता, लेकिन उसको भी नहीं किया गया। इन्होंने आरक्षण किया भी तो एक झुंझुने की तरह दिखा रहे हैं दूर से लालीपॉप पकड़े हुए कि देखो ये अभी तुमको मिलेगा और आगे क्या होगा उसका कुछ कह नहीं सकते।
तो इसी तरह से इन्होंने बजट में भी रखा है कि बजट में मध्यम वर्ग की महिलाओं को बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। अगर रखते तो इनके खान पान की चीजें, सिलेंडर और जो जीएसटी जो लगा रखी है, जो टैक्सेस लगा रखे, उन पे सबसे पहले कमी करते। जब ये टैक्सेस की कमी करते, जीएसटी कम करते, तो अपने आप ही महिलाओं के जो किचन का जो काम था वो उसमें बजट में कमी आती और उस बजट को कम करके उनको जो महंगाई कम होती उससे उनको काफी राहत मिलती। लेकिन बिल्कुल महिलाओं पर ध्यान नहीं दिया गया। उनको सशक्त बनाने की बात जरूर की जा रही है। कहा जा रहा है इतनी सारी महिलाओं को लखपति बना दिया गया। क्या उनके खाते में 15-15 लाख रुपए आ गए? मैं ये सवाल करती हूँ, क्या उनके खातों में पैसे डाल दिए गए? लखपति कैसे? 1000, 2000, 1200 रुपए महीने 2 महीने में देने में क्या महिलाएं लखपति हो जाती हैं? कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उनका एक बच्चे का खर्चा भी एक दिन का भी आजकल देखो तो काफी ऊपर जाता है, क्योंकि 5 किलो गेहूं से कुछ नहीं होने वाला। 5 किलो गेहूं में एक पर व्यक्ति को दे रहे हैं मंथ के हिसाब से, तो महीने भर में क्या एक बच्चा भी आजकल जो अच्छे से खाए तो 5 किलो 8 दिन में खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो आप ये सब चीजें देखें तो सब बातें हैं ये बीजेपी की, और बातें करना इनको बहुत अच्छे से आता है। ये झूठ के ढोल जो है ना बहुत जोर जोर से पीटते हैं और उसको सच बनाने का पूरा प्रयास करते हैं, और जनता इनके भुलावे में आकर इनकी बातों में आ जाती है और फिर वो धोखे से में अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। और आज जो बजट है इनका अंतरिम बजट, वो उसी का एक उदाहरण है। और कुछ भी नहीं दिया। पुनः आऊंगी आपके पास में। इस वक्त मैं अधिवक्ता तनुज दीक्षित जी के पास जाऊंगी। और तनुज जी, आप वित्तीय सलाहकार हैं, क्या कुछ और बेहतर हो सकता था इस बजट में और क्या क्या कमियां हैं, जानना चाहूंगी आपसे। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये एक इंटरिम बजट है जी। इंटरिम बजट का मतलब ये होता है एक जातीय सरकार का लिमिट सीमित बजट होता है जी। जिसके अंदर कोई भी तरीके के लुभावन सरकार द्वारा प्रेषित नहीं किए जाते हैं और सिर्फ विकास संबंधित जो उनका मुख्य बजट पे फोकस रहता है वही इसमें रहता है जी। जैसे कि आप ये बजट को देखेंगे तो इसमें किसी भी तरह की इनकम टैक्स रिलेटेड कोई भी रिबेट में चेंजेस नहीं है। डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, उनमें भी कोई चेंजेस नहीं है। बेसिकली इनकी ग्रोथ के लिए बातचीत करी है, जीडीपी ग्रोथ जो आने वाले समय में करेंगे उसके लिए बात करी है, फिस्कल डेफिसिट की बात करी है। बेसिकली अगर हम देखें तो भारत के जो बेसिक ट्रेवलिंग के ऊपर बहुत अच्छे कदम उठाने की तैयारी है सरकार के द्वारा। हम ये माने कि आने वाले समय में रेलवेज को और तकरीबन 1000 विमान की खरीदी की बात इस बजट के अंदर करी गई है सरकार के द्वारा जी। तो ये सब आने वाले समय में हमारी जो है जिसे हम यात्राओं संबंधित बोलने बहुत अच्छा फोकस करा है सरकार ने। साथ ही साथ तकरीबन 2 करोड़ आवास जो है वो देने की बात की गई है। तो वो आवास भी किस माध्यम से बहुत विस्तृत रूप से हम चाहेंगे तो काफी सारी अलग अलग योजनाओं के अंदर उसके ऊपर चर्चाएं हैं। तो बजट का एक कोई बहुमूल्य रूप से किसी एक इसमें फोकस नहीं करा है, कोई तरीके का प्रलोभन नहीं दिया है। चुनावी साल है और चुनावी साल के हम सभी जानते हैं आगामी 3 महीने के अंदर लोकसभा के चुनाव है। बिल्कुल। तो बजट को उस तरीके से पेश किया गया है जिसके अंदर सभी चीजों को एज यूजुअल रख करके सिर्फ टुवर्ड्स द जीडीपी एंड टुवर्ड्स दिस डेवलपमेंट ऑफ दिस इकोनॉमी जिसके ऊपर वो बात करना चाह रहे हैं वो करा है। टूरिज्म का बहुत बढ़ावा मिलेगा, होटल इंडस्ट्रीज को, हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज को काफी अच्छे बढ़ावे की बात बताई गई है। तो इसमें प्रलोभन मुझे नहीं लगता है कोई विशेष रूप से दिया है। इसीलिए बजट के अंदर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या जो पिछले विगत 5 वर्षों में हम देखते आए हैं देखने को नहीं मिली है। ठीक है जी धर्मिष्ठा जी। ठीक है तनुज जी, पुनः आऊंगी आपके पास। जी जी। नहीं धर्मिष्ठा जी, मुझे लगता है कि वित्तीय सलाहकार शायद आपका सवाल नहीं सुन पाया। आपने पूछा था क्या कमी है और क्या बेहतर हो सकता था, ना उन्होंने कमी पे प्रकाश डाला और क्या बेहतर हो सकता था उस बात को भी नहीं किया उन्होंने। तो बेहतर है हम लोग का ज्ञानवर्धन करते हैं वित्तीय आधार पे, तो हम लोग को सुनने में अच्छा लगता है। क्या बेहतर हो सकता था देश की उन्नति तरक्की के लिए, क्या बेहतर और राय उनकी? यश जी, मैं यही बताना चाहूंगा वित्तीय सलाहकार के रूप में आपको कि बेहतर के तो बहुत लंबे स्कोप रहते ही हमेशा। हम हमेशा प्रीवियस जो भी हमारी चीजें होती है उससे आने वाले समय में अच्छा ही एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ये इंटरिम बजट है, आप इसको समझें। ये आपका वैसा बजट नहीं है जैसे हर साल आप पिछले विगत 4 वर्षों से जो बजट देखते आ रहे हैं वैसा बजट नहीं है। इस बजट में सीमित ही घोषणाएं हो सकते हैं
और कोई भी तरीके का प्रलोभन आने वाली सरकार के लिए और जाने वाली सरकार के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा उसको ध्यान में रखते हुए इस बजट की घोषणाएं करी गई। मैं इसीलिए तो कह रही थी ना कि इनका इरादा नहीं है। इरादा होता तो ये 4 साल 10 साल से सरकार में है, पहले ही ये सब कर चुके होते। जो इतनी महंगाई बढ़ी, चावल के, दाल के, शक्कर के, हर चीज के जो तेल के रेट बढ़े हैं वो सब नहीं बढ़ते और महिलाओं को इतना ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता और ना ही हमारे पुरुष भाइयों को परेशान होना पड़ता, क्योंकि घर में एक भी इंसान अगर परेशान होता है तो पूरा परिवार परेशान होता है और इस समय पूरा देश परेशान है। बिल्कुल रईसा जी, वापस आऊंगी आपके पास। उसके पहले सत्येंद्र जी आपके पास भी आऊंगी। उसके पहले हमारे साथ शिशिर उपाध्याय जी, राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद है। शिशिर जी, आपसे जानना चाहूंगी कि बजट जो है उम्मीदों पर कितना खरा उतरा, आपका प्रकाश चाहूंगी इस पर। धर्मिष्ठा जी, ये जो अभी हमारे वित्तीय सलाहकार जी ने जो बात कही है, मैं उसी को आगे बढ़ाता हुआ, ये एक्चुअल में अंतरिम बजट है, 2 महीने बाद चुनाव है और ये बजट नहीं है, ये 10 साल का लेखा जोखा है। आपको शायद याद होगा कि जब निर्मला सीतारमण जी अपना बजट रख रही थी तो उन्होंने आंकड़े दिए हैं कि हमने 14 में के पहले ये हुआ करता था, 14 से लेके अब तक हमने ये किया है। इस बार राम जी की कृपा है और राम जी की कृपा के नाम पर जो चुनाव होगा, बाकी से किसी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये उम्मीदें जरूर थी प्रदेश की जनता को, देश की जनता को, कि शायद जो पहले आप मेरे ख्याल से आज से 15 साल पहले का आप बजट का अगर उम्मीद करें कि बजट कैसा होता था, तो बजट जब रेडियो पे चलता था या दूरदर्शन पे चलता था तो लोगों में जोश आ जाता, अरे आटा सस्ता हो गया, लोहे में इतना कम हो गया, इतना हमारा इसका ये बढ़ गया, लोगों में उत्साह होता था। अब पिछले 19 का भी बजट आप देखें, तब भी जब निर्मला जी ने ये प्रस्तुत किया था तब भी ऐसे ही हुआ था, सिर्फ आंकड़े बताए गए थे, विकास की योजनाएं बताई गई थी और उस पर यह बताया जाता है कि हम पर्यटन में इतना कर रहे हैं। एक शब्द भी इस पर नहीं किया गया कि जो 180 रुपए लीटर जो तेल मिल रहा है, हमको खाने का तेल मिल रहा है, या जो आटा मिल रहा है, या जो चावल मिल रहा है, या जो दाल मिल रही है, इस पर चूंकि ये इसका बजट था ही नहीं, ये अंतरिम बजट है। जब नई सरकार आ जाएगी मई में तो उसके बाद वो पूर्णकालिक बजट प्रस्तुत करेगी और उसमें कुछ नहीं होना है, देश को भुगतना है, देश की जनता को यह भुगतना है कि हम 150 रुपए, आप ये मान के चलिए कि अगली बार हमको 150 रुपए पेट्रोल, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि अगर हमें राम जी का राज है, राम राज है, तो हमको 200 रुपए पेट्रोल भी बर्दाश्त करना है और 200-300 रुपए डीजल भी बर्दाश्त करना है। ये सब चलेगा, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में अभी तक अब वो जनता की संवेदनशीलता वाली सरकारें बची नहीं है, नजर नहीं आती, आंकड़ों वाली सरकारें नजर आती हैं, आंकड़े बहुत बताए जाते हैं। आप सोचिए कितनी बेशर्मी से कहा जाता है कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से उबारा, 80 करोड़ लोगों को आटा दे रहे हो, आप खाने को दे रहे हो, उनको तो गरीब बना दिया ना आपने। 10 साल में आपने कभी 80 करोड़ लोगों में से कितने लोग, अरे खाने का दोनों टाइम दे रहे हो आप, रोजगार की बात करते, शिक्षा की बात करते, स्वास्थ्य की बात करते, लोग मर रहे हैं, उनकी बात नहीं करेंगे हम। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत खर्च हो रहा है, बाकी हवाई, बहुत बढ़िया मेरे मित्र ने ये बात कही, ये टाटा ने ये ऑर्डर दिया है और इससे अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कहा था कि हमारे देश में रोजगार का बूम आ जाएगा। ये खुशी की बात तब होती जब हिंदुस्तान में ये हवाई जहाज बन रहे होते और हिंदुस्तान के लोगों को रोजगार मिल रहा होता, लेकिन चूंकि इसकी बात नहीं है, हमें तो ये है कि हमने विदेशों से बुला लिया। हम बहुत गर्व करते हैं कि हमने, पहले सुई तक नहीं बनती थी, बिल्कुल सच्चाई है, 14 के बाद से ही हिंदुस्तान में सुई बनना शुरू हुई है, 14 के बाद से ही हिंदुस्तान में हमने आजादी का सूरज देखा है, उसके पहले कुछ नहीं था। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरे सारे मित्रों से, चूंकि राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते नहीं, मैं एक इंसान और हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते, कि आम आदमी को जरूरत है अस्पताल में दवाओं की, आम आदमी को जरूरत है 2 पैट रोटी की, उसका बच्चा पढ़ लिख जाता है और उसके बाद उसको रोजगार मिल सके। फीस इतनी बेतहाशा बढ़ी हुई है, उस पर कोई बात नहीं होगी। आज अस्पताल की दवाएं, लोग कहते हैं हमने इतने % सस्ता कर दिया, लेकिन दवाओं खरीदने, दवाओं की हालत यह है कि उसकी लागत जो है 3 रुपए आती है और 300 रुपए प्रिंट रहता है और उसे 300 रुपए में खरीदना पड़ता है। ये आम आदमी के लिए बजट का मतलब सिर्फ ये होता है कि दवा सस्ती हो जाए, पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाए, खाने का सामान सस्ता हो जाए, बिजली सस्ती मिलने लगे। आप सोचिए दूसरे राज्यों को तो बिजली हम 4 रुपए यूनिट देते हैं और हमको 10 रुपए यूनिट मिलती है। हम जिस देश के नागरिक हैं, जिस प्रदेश के नागरिक हैं, हमको बिजली महंगी मिलती है। वो क्यों? क्योंकि ये चूंकि बजट का प्रावधान है, बजट में होता है। तो मुझे ऐसा लगता है धर्मिष्ठा जी कि अब बजट पे उस तरीके की बातें नहीं बची हैं, आंकड़ों की बातें बची हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारत के निवासी हैं और भारत में ऐसी सरकार हैं जो अब सरकारें जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाती हैं, रोजगार बढ़ाती हैं और पर्यटन बढ़ाती हैं, बहुत सारी चीजों को, विकास का बहुत आगे तक, लेकिन आंकड़ों में
वास्तविकता जो है 140 करोड़ में से 80 करोड़ ये निकाल दीजिए और 20 करोड़ ये निकाल दीजिए, 14 करोड़ आवास, तो बचता कौन है? मतलब सिर्फ चुनिंदा कुछ करोड़ लोग ही देश में मजे कर रहे हैं, उसमें नौकरशाह, नेता और बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, बाकी तो मर रही है जनता। आम जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। धर्मेष्ठा जी, बिल्कुल बहुत सही बात कही कि आम जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। सत्येंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं धर्मिष्ठा जी कि ये जो बजट है, अगर देखिए जितना बजट होता था उसका उतना बजट तो हमने प्रावधान किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जो मैंने कहा। और तो आप कितना काम धर्मेष्ठा जी, आज इनकी पत्नी इनको घुसने नहीं देंगी घर में, क्योंकि सिलेंडर पे रोज झगड़ा होता है इनकी पत्नी से इनका, क्योंकि पहले 300 में मिलता था सिलेंडर, अब 910 रुपए में हो रहा है, और ये सत्येंद्र जी की पत्नी रोज झगड़ा करती है इनसे। अगर हम बजट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ना इनकम टैक्स में राहत मिली है, ना फसलों की एमएसपी बढ़ी है, मिडिल क्लास वर्ग के लिए कुछ भी नहीं। जब भी बजट आता है, हम एक्चुअल में सही कहा है हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने कि जब भी बजट की बात आती है तो हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि क्या क्या सस्ता हुआ है, जो हमारी रोजमर्रा की जरूरत है वो सस्ती हुई है। लेकिन जब बजट देखने के बाद पता चलता है कि मिडिल क्लास को, मध्यम वर्गीय परिवार को कोई राहत नहीं मिली, तो फिर उसकी जो इच्छाएं हैं, जो महत्वाकांक्षा है, वो सारी सरकार से खत्म हो जाती है। धर्मिष्ठा जी, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अब मेरा समय, ये जो बजट है ये एंट्रीम बजट है। अरे मेरा समय, इसको आप थोड़ा सा समझेंगे। बीजेपी का आप सत्ता परिवर्तन होने वाला है, हम 3 महीने बाद लोकसभा के चुनाव है, केंद्र में सरकार बदलने वाली है, पूर्णकालिक नया बजट आएगा, फिर से आएगा, निश्चित रूप से आएगा। लेकिन ये जो बजट का सत्र हुआ है, इसमें कोई भी तरीके के प्रलोभन, आज अगर वो किसी भी तरीके के दाम गिराते हैं या कोई चीज को और ज्यादा फोकस करते हैं, तो वो प्रलोभन की श्रेणी में आएगा, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। बीइंग एन प्रैक्टिशनर, मैं उसको कहूंगा कि इस तरीके के प्रलोभन सिर्फ सरकार चुनाव के समय जनता को देना, भाव गिराना ठीक नहीं, गलत श्रेणी में आता है। ठीक है, देखिए चलिए मैं जवाब दे देता हूं। मेरा समय है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि डिबेट सही दिशा में जाए, रीरेल ना हो, इसलिए मैं बड़ा धैर्य से सुन रहा हूं। समय मेरा, देखिए मेरे मित्रों को जो अभी बात कही है, इन्होंने ये सब देखा नहीं, जो कह रहा है 80 करोड़ लोग गरीब हो गए हैं। IMF की गाइडलाइन है विश्व की, और उन्होंने कहा है जो व्यक्ति 180 रुपए से कम कमाता है प्रतिदिन, वह गरीब होता है। और UNDP और नीति आयोग की जो रिपोर्ट है ना, जिसमें 25 करोड़ लोग, लगभग 25 करोड़ लोग भारत में गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, ये कोई हमारी भारत सरकार की रिपोर्ट नहीं है, UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की है। तो जिसका लेकर के कई लोग उसी के UNDP के डेटा, यूनाइटेड सत्येंद्र जी, खाना कितने लोगों को उपलब्ध करा रही है केंद्र सरकार? बताइए ना, कितने लोगों को भोजन दे रही है? उनको कुछ नहीं मालूम। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं बता दूं, सिर्फ और सिर्फ हमारे जो विपक्षी मित्र हैं, कांग्रेसी मित्र हैं जैसे, और इन लोग भूख से बिलबिलाएंगे, लेकिन हमने 2028 तक 20 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया हुआ है, और 2020 से कोविड काल से हम देते आ रहे हैं। अभी 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि से खाद्यान्न हमने उपलब्ध कराया गरीब कल्याण योजना के माध्यम से, और आगे 11 लाख करोड़ रुपए और उसमें प्रावधान किया है 2028 तक का। तो निसंदेह उसमें रहेगा, लेकिन कांग्रेस जो है जरूर सत्ता रूपी भूख से बिलबिला रही है, क्योंकि हर जगह पर इनकी सत्ता जा रही। 5 बार से विधानसभा चुनाव में हार रहे हैं मध्य प्रदेश में, तीसरी बार लोकसभा में हारेंगे, 2 बार इनका नेता विपक्ष नहीं बन पाया है, 40-45 सीट आती है लोकसभा में। EVM है ना इनके पास में। कैसे कहते हैं? वित्त मंत्री जी ने भी यही कहा, निर्मला सीतारमण जी ने भी, कि अगला बजट हम पेश करेंगे। अभी से कह दिया, अभी जनता के बीच में गए नहीं, जनता की राय ली नहीं, कुछ भी नहीं किया, अभी से अगले बजट बना के बैठ गए पेश करने के लिए। तो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है आपको? इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बात करते हैं आप? धर्मेष्ठा जी, इनके पास EVM है, इसलिए EVM का खेल है। फिर मैं जवाब दे दूंगा, और बोल लीजिए, और किस किस का जो है बोलिए, फिर मैं जवाब देता हूँ। नहीं, जवाब दीजिए आप। आपसे सवाल ही किया गया, जवाब के लिए सवाल किया गया है कि इतना आपके पास कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? धर्मिष्ठा जी, जैसे कि अभी ये बात हमारे वित्तीय सलाहकार जी कह रहे हैं कि ये, धर्मिष्ठा जी सुनिए ना सत्येंद्र जी, आपने कहा मैं सवालों का जवाब दूंगा, सवाल सुन लीजिए। यश जी आप रुकिए, मेरा सुनिए ना, सवाल सुनिए ना। यश जी समय आज बजट पे बात कर रहे हैं ना, बजट पे बात कर लीजिए, चुनाव पे बात कर लेंगे, चुनाव पे हम पूरे 12 महीने बात करेंगे, आज बजट पे बात कर लीजिए, है ना।
आप भी लहसुन प्याज नहीं खाते हैं जैसे आपकी वित्त मंत्री ने कहा होगा, इसीलिए आपको असर नहीं पड़ता होगा इन सब बातों का। गैस की दाम से आपको फर्क नहीं पड़ता होगा। आप सुन लीजिए ना, करो लहसुन प्याज से नहीं। अरे सुन लीजिए भाई, हमें वित्त मंत्री ने बताई ये बात, ये गलत हमें वित्त मंत्री ने बताया, देश के वित्त मंत्री ने बताया, वो मैं आपसे बोल रहा हूँ, है ना। तो आप सवाल सुनिए, जो आप बार बार ये कह रहे हैं कि अंतरिम बजट है, इसमें बहुत कुछ नहीं होता। हमारे वित्तीय सलाहकार ने भी कहा तो ये 3 करोड़ मकान बनाने की बात, सोलर ऊर्जा की बात, ये लोग लुभावनी बातें नहीं है तो क्या जन कल्याण की बातें हैं। आप और बजट होता किस बजट होता बजट क्यों पेश कर रही है? बजट होता किसके लिए? आपका दूसरी बार एक बार फिर से आपको जवाब देना चाहता हूँ। नहीं, आप मुझे जवाब भाजपा का पट्टा लगा लीजिए, आपका जवाब कमल का फूल का पट्टा लगा लीजिए, सरकार का प्रचार करिए। आपके आप केवल आप सही आकलन नहीं करके एक भारतीय जनता पार्टी का पट्टा लगा लीजिए, सरकार का प्रचार करिए। आप ये नहीं बता रहे हैं कि हमारे कांग्रेसी मित्र ने बोला था कि 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार मिलेगा, पुरानी गारंटी का क्या हुआ? आप ये नहीं बता रहे कि 15 लाख के खाते में आने का बोला था, प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था। आप ये नहीं बता रहे किसानों की आय दोगुनी का पुरानी बजट पुराना जो बोला है वो तो करा नहीं, केवल झूठ परोसे पूरे देश के अंदर। आप ये नहीं बता रहे हो कि लोग जो है क्राइम कर रहे हैं, रोज बलात्कार पड़ रहे हैं पूरी तरीके से। गैस के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, सारे दाम बढ़ रहे हैं। यही नहीं पता केवल उद्योगपति को लाख रुपए फायदा पहुंचाने वाली छोटी सरकार है। बजट क्यों पेश कर रही है? जो अरे आपको पता है बजट क्या होता है? सारे झूठ बोले जा रहे हैं। आपको बातें अब आप ऐसी बात करने लगे। चुनाव की बात मेयर के चुनाव हुए तो उसके अंदर बेईमानी करी। इतने नकली लोग हैं कि उसके अंदर सीधे सीधे जिनके पास 20 करते हैं पूरा भट्टा बिठा दिया और कैसे दांत निकाल के बातें कर रहे हैं। निवेदन करूंगी, हम क्या बातें करेंगे? किस हिसाब से बातें कर रहे हो आप? पूरा देश देख रहा है, पूरा आर्थिक झूठ बोल रहे हैं, व्यवसायिक आप लोगों का मेंटल वाली बातें करते हैं। आप सबका मानसिक संतुलन खो गया है। शिशिर जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पे बजट के दौरान कहा गया है कि 2047 तक हिंदुस्तान को विकसित भारत के लक्ष्य के साथ नंबर 1 बनाना है पूरा, और ये बजट जो है उसका उदाहरण है। केवल अरे आपके करोड़ लोग अंदर बेईमान भरे हैं, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। सत्येंद्र जी, संतोष जी, निवेदन कर रही हूँ मैं आप दोनों से, कृपया कर डिबेट की मर्यादा बनाए रखें। अरे तो कम से कम ये तो धर्मिष्ठ देखो ना कि झूठ तो नहीं बोले। ठीक है संतोष जी, मैं आपके पास इतनी अच्छी बात बोली। अब एक बकवास की बात करते हैं संतोष जी, पट्टे लगा लो भारतीय जनता पार्टी का, उनके पूरे योजना उनके भोपू बना के एक भोपू आप ही लगा अंतरिम देश की जनता को देख रहा हो तो। बरियार जी और जैन साहब, मेरा संतोष जी, सबसे पहले संतोष जी आप अपने शब्दों को मर्यादित करें। मर्यादा नहीं, आप ऐसी बात ही कर रहे हैं। आप सरकार आप वास्तविक स्थिति बताने के लिए बैठे हैं कि प्रचार करने के लिए प्रचार क्या हो रहा है? पूरा देश देख रहा है, पूरा देश अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि ये बजट है मध्यम वर्गीय के लिए बहुत ही खतरनाक बजट है। किसी के रेट न दाल के रेट कम हुए, न तेल के रेट कम हुए, न डीजल के रेट कम हुए, पेट्रोल का रेट कम हुए। केवल हवा की बात स्थिति कर देते समझदार थोड़ा और जोर से चिल्लाइए ताकि दर्शकों को समझ में आ जाए कि इन्हें चर्चा करना ही नहीं है, केवल झगड़ा करना है। हम यहाँ सब्जी मार्केट में नहीं बैठे हैं कि 2 रुपए किलो में सब्जी मिल रही है, किसी को 5 रुपए किलो में मिल रही है। संतोष जी, अगर आप मुझे बताएंगे कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहनना है
तो ये एक ये तो आप ऐसे कहने हुए, बताने की क्या बात है? आप तो वैसे कहने हुए, बताने की क्या बात है? मेरे को कुछ भी कहे, जी, दीक्षित ये जी, एक सामान्य व्यक्ति है, विशेष सलाहकार वित्तीय सलाहकार जी, वित्तीय सलाहकार के लोग अपमान कर रहे हैं। पहली बात तो ये बैठे हैं अपमान कर रहे हैं, तो माफी मांगना चाहिए इन लोगों को, चाहे वो यश बाजी हो, चाहे वो प्रवक्ता अपमान कर रहे हैं। निवेदन करूंगी मैं आपसे, सत्येन जी ये दीक्षित जी का अपने विचार है, वो वित्तीय सलाहकार है, उन्होंने अपने हिसाब से वो जो बजट को पेश कर सकते थे, जितनी उस पर चर्चा कर सकते थे उन्होंने करी है। वो बीजेपी के प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, ये हमें कहने का कोई अधिकार नहीं। और विनम्र निवेदन करूंगी कि सभी हमारे सम्मानीय मेहमान हैं, शब्दों की मर्यादा बनाए रखें। शांतनु जी, मैं परिहार जी की तरफ से ये चूंकि क्षमा चाहता हूं, ऐसी बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी आजादी है, अभिव्यक्ति है। आपको जो आपका मन कहता है आप अपने हिसाब से बोलेंगे, कोई उसको मजबूर नहीं कर सकता। सत्येन जी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसलिए सत्येन जी पार्टी की बात करेंगे, परिहार जी पार्टी की बात करेंगे। मैं तो मुझसे जो धर्मिष्ठा जी ने कहा है, इसमें शांतनु जी ने जो बात कही है, ये अंतरिम बजट है और इस बजट पर आंकड़े रखे गए हैं, ये बिल्कुल यथार्थ है। बिल्कुल। परंतु 2047 की जो बात की गई है, 2047 तक मैं सिर्फ सत्येन जी ये आपको बताना चाहता हूं कि इसके पहले 10 साल तक आपको शायद वो चीजें याद होंगी बहुत अच्छे से कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुझे सिर्फ 100 दिन दे दीजिए, 100 दिन में मैं महंगाई कम करके रख दूंगा, 100 दिन के बाद अगर आप कहेंगे तो किसी भी चौराहे पर खड़ा हो जाऊंगा। ऐसे भाषण हुए थे। मेरा मानना यह है सत्येन जी कि आदमी उम्मीद करता है, जनता उम्मीद करती है, अपेक्षा करती है। आप भी ये मानते होंगे कि बहुत सारी चीजें हर सेक्टर में पूरा काम नहीं किया जा सकता, विकास निरंतर प्रक्रिया है और विकास हो रहा है। 2047 का जो आपने टारगेट रखा है, 2047 में बहुत सारी चीजें अभी आएंगी, आर्थिक उन्नति भी होगी, डेवलपमेंट भी होगा। लेकिन एक डेवलपमेंट आपके देश के नागरिकों का अगर नहीं होता है कि उन्हें मूलभूत जरूरतें, आप आवास उपलब्ध करा रहे हैं, खाने को उपलब्ध करा रहे हैं, अगर रोजगार, मैं जवाब दे देता हूँ। आपने बढ़िया बोला जी, मैं समझ गया, जवाब ले लीजिए जी। देखिए, अब मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी का स्वागत करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने हमारे जो मित्र हैं तनुज दीक्षित जी का के लिए जो आघात पहुंचाया, जो उनके सम्मान के ऊपर जो ठेस पहुंचाई थी, वो उनको मांगना चाहिए। लेकिन बहुत ही अच्छी में ये उन्होंने आगे प्रमोट किया, मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर शिशिर जी को। और मैं भी कहता हूं कि सभी व्यक्तियों का सम्मान रहना चाहिए, हम सभी भारतीय हैं। और उन्होंने जो बात की वो अपनी मन से अपनी बात कह रहे हैं कि जो उनको दिख रहा है समाज के अंदर। जवाब दे रहे हैं कि क्या आता हूँ, जो प्रश्न में आता हूँ, हम लोगों का जनता का कीमती समय है, बात खत्म हो गई, उस बात को उखाड़ने का क्या मतलब है? जो शिशिर जी ने जवाब दिया है कि आप रोजगार कैसे देंगे, उस पर जवाब दे दीजिए। आपने कहा मैं जवाब दे रहा हूँ, कहाँ जवाब दे रहे हैं आप? आपको पता है, आप बड़े बड़े आंकड़े बात कर रहे थे, अभी राष्ट्रीय कुछ आपने आंकड़े बताए। अभी एक ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आई है, हमारा देश 85 से 93% पहुंच गया है आंकड़ों में। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा हमारे देश में है। उस आंकड़ों को बोलिए कोई बात, आप आंकड़ों की बातें करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े पहुंच रहे थे आप, इस अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े पे बात कीजिए। महंगाई दर क्या रही? एक समय तो 2011 में महंगाई की दर 2010-11 में महंगाई की दर 12% हो गई थी। एवरेज महंगाई दर पूरे 10 सालों में यूपीए की सरकार में 8% से ज्यादा रही है। और पिछले 2015 से 2024 आने, मैं जो कह रहा हूँ उस बात का कोई मतलब नहीं है, शिशिर जी जो कह रहे हैं उस बात का कोई मतलब नहीं है, लेकिन रोजगार का कोई मतलब नहीं है। आप यूपीए से तुलना करके क्या साबित करना चाहते हैं? 2010 में सिलेंडर 200 रुपए में मिलता था मेरे भाई। जनता को आंकड़े से कोई लेना देना नहीं है, हर बात का जवाब दूंगा, जनता को पैसे से मतलब है। हमारे पास पूरे प्रमाण है, पेट्रोल प्रमाण के साथ बात करो। उन सब चीजों की बात करिए ना। 250 रुपए किलो दाल हमने 2010-11 में खाई है। आपको बता दूं 200 रुपए किलो दाल हमने 10-11 में। अच्छा, मुझे क्यों एक लाइन में अगर मोदी सरकार नहीं होती। सत्येन जी एक शांति से मेरा सवाल सुन लीजिए। आप लोग सत्येन जी शांति से मेरा सवाल सुन लीजिए, या पाकिस्तान बना। अरे मेरे भाई सत्येन जी सुन तो लीजिए, एक सवाल का सीधा एक जवाब दीजिए। महंगाई 24% की। अरे सत्येन जी एक बात का एक जवाब दीजिए, महंगाई है या नहीं है, इस बात को बता दीजिए। सब पता है। अरे महंगाई है या नहीं, हाँ और ना बता दीजिए ना। नहीं हम मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, आप सही बोल रहे हो। महंगाई है या नहीं, हाँ और ना में बता दीजिए।
यूपीए को छोड़ अरे दीजिए, आप मेरी सत्ता में बात यूपीए मत नहीं है। मानिए, आप मेरी बात मत मानिए। कल राष्ट्रपति जी ने संसद में, अरे मैं आपकी बात मान रहा हूँ, आप इंसान है, आपकी इंसानियत मान लूंगा, आप इंसान है, मैं आपकी इंसानियत मान लूंगा। आप बता दीजिए महंगाई है हाँ और महंगाई नहीं है ना, बात खत्म कीजिए ना, रामायण मत पढ़िए ना। क्या बात करते हो? आप लोग होते, अगर आपकी और कांग्रेस की सरकार होती, अरे तो बोल दीजिए महंगाई नहीं है, दाल मिल रही होती। बोलिए ना महंगाई नहीं है, नहीं बोल दीजिए, इतनी बात क्यों कर रहे हैं? अरे क्या महंगाई है या नहीं, इतना बोलने में आपको दिक्कत क्या है? आप निकाल लो, बड़ा सवाल नहीं है भाई, मिल जाएगा। गैस का सिलेंडर 1200 का है, 900 का है, महंगा है, सस्ता है, बोल दीजिए आप। और हमने, अरे पेट्रोलियम की बात करते हो तो उसी में, अरे हम कुछ नहीं बात करते, हम लोग तो बेवकूफ लोग हैं, समझदार लोग आदमी हो। आप बताओ ना महंगाई है हाँ बोलो, महंगाई नहीं है ना बोलो। ज्ञान चक्षु एक बात क्यों नहीं बोलना चाहते आप? सारे आंकड़े लगते हैं झूठे हैं, जिनके ज्ञान अरे चक्षु स्वयं हम लोग होना पे आ गए भाई। ये जो भारतीय संविधान में जो परंपरा है, सत्ताधारी दल जो लिख के देता है, राष्ट्रपति महोदय उसी को पढ़ते हैं, शास्त्र भी नहीं कर सकते। राज्यपाल महोदय उसी को पढ़ते हैं। आपके केरल में एक राज्यपाल महोदय ने चुनी हुई सरकार का अभिभाषण नहीं पढ़ा था, लेकिन हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने या मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय ने जो आंकड़े दिए जाते हैं, सरकार बना के देती है कि हमने पिछले 5 सालों में ये किया। राज्यपाल जी बोलते हैं मेरी सरकार ने ये किया, महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने ये कहा कि मेरी सरकार ने ये किया है। तो ये आंकड़े जो हैं आपकी सरकार के बन के आते हैं, तो आपकी सरकार के माध्यम से ही देश के को पता लगता है कि देश में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कहां कहां किस चीज की अपेक्षा। सिर्फ लोगों को पेट्रोल, डीजल, दवाएं और रोजगार और दूसरी चीजों की कमी की है कि वो सस्ता हो। बस किसी भी अभिव्यक्ति है और उनके अगर किसी राज्यपाल ने नहीं पालन किया तो वहाँ की सरकार कोर्ट जा सकती है। क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है, हम इस चर्चा को और आगे चले जाए वो कोर्ट लेकिन में। हमारे पास समय की सीमा कोर्ट में जाएंगे। है। इसलिए सत्येंद्र चौधरी जी, संतोष जी, रईसा मलिक जी क्या बात और करते हो? केरल यश की बात भारती कही, जी, जा शिशिर सकते हो। उपाध्याय जी और तनुज दीक्षित जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। बजट 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 लो हो गया बजट पेश, लेकिन यह अंतरिम ही रहा। न टैक्स बदला, न बड़ी घोषणाएं। हालांकि सीतारमण 8 हफ्ते पहले ही बोल चुकी थी कि साल चुनावी है तो बजट अंतरिम ही होगा, यानी असली बजट जून जुलाई में नई सरकार की वित्त मंत्री पेश करेगी या करेगा, जो भी होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए देश न्यूज के साथ।